अगर आपको या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपकी पूरी कोशिश होती है शुगर कम से कम खाई जाए। घर में मिठाई नहीं आती है, चाय में शक्कर नहीं डाली जाती है, बिस्किट ऐसे ख़रीदे जाते हैं जिन पर नो एडेड शुगर लिखा हो। पर इतनी मेहनत के बावजूद भी आप रोज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनमें शुगर छुपी है और आपको पता भी नहीं। जो बिस्किट आप शुगर मुक्त समझकर खा रहे हैं वो दरअसल छलावा हैं। हम बाज़ार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं जिनमें शुगर होती है, बस हमें पता नहीं होता। पर आपने घबराना नहीं है, पैकेट बंद चीज़ें खरीदने से पहले उनका लेबल पढ़ना है। सारे राज अपने आप खुल जाएंगे और आप सही फैसले ले पाएंगे। पर आप ये चोरी पकड़ेंगे कैसे? इसमें आपकी मदद करेंगे आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स। इनसे हम जानेंगे कैसे पता करें किसी चीज़ में शुगर मिली है या नहीं, मीठे स्नैक्स के हेल्दी विकल्प क्या हैं, डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल में रखें और भी बहुत कुछ। सेहत के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील ढंट डायबिटीज़ केयर जयपुर से, डॉक्टर सुबोध जैन फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटीज़ केयर एंड रिसर्च सेंटर प्रयागराज से, डॉक्टर एंड प्रोफेसर स्वाति श्रीवास्तव सीनियर प्रोफेसर एंड यूनिट हेड SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से। आप सभी का बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। डॉक्टर सुबोध, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि रोज़ जो हम खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार इनमें शुगर छुपी हुई होती है, हमें बस पता नहीं होता। तो ऐसी कौन सी हैं ये चीज़ें? बड़े लोग आके पूछते हैं, सीधे वो ये सवाल जवाब देते हैं कि साहब हम पूरा परहेज कर रहे हैं और हम चीनी बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और एक बहुत कॉमन सी नोशन है कि कहते हैं कि हम आलू और चावल भी हमने छोड़ दिया है। तो लेकिन वो बात नहीं करते कि वो कितना फैट और कितना प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो बहुत सारा जो हमारा छुपा हुआ शुगर जो खाने की चीजों में है, जैसे बिस्किट्स है या जो फ्राइड एंड फैटी चीजें हैं, इनसे भी हमें बहुत कैलोरीज मिलती है। तो डायरेक्ट शुगर तो ठीक है, वो चीनी गुड़ शहद मिठाई आप लोग नहीं खा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग तली हुई चीजें और बहुत सारे बिस्किट्स हैं और कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जिनमें की कैलोरीज बहुत ज्यादा छिपी हुई है, तो उनको अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर सुबोध, मैंने काफ़ी सुना है ऐसा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको आलू से परहेज़ करने के लिए कहा जाता है, चावल से परहेज़ करने के लिए कहा जाता है। क्या आलू और चावल खाने से भी आपकी शुगर बढ़ती है? ये बहुत ही भ्रम है एक्चुअली, और एक मिथ है, एक मिथ्या है। आलू और चावल मना नहीं है, बिल्कुल भी मना नहीं है, क्योंकि ये स्टेपल डाइट में आप लोगों को, जैसे जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि साउथ इंडिया में या वेस्ट बंगाल में स्टेपल डाइट जो है हमारी, वो चावल ही होता है। इसमें बचपन से लेके अभी तक, जब तक उसके ऊपर डायबिटीज हुई है, चावल ही खाया है। और एक झटके में अगर हम उसको डायबिटीज हो गई और मना कर दें कि चावल नहीं खा सकते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कैलोरीज और जो मेन चावल की बात करें या आलू की बात करें, तो इसमें जो मेन कैलोरी या डायरेक्ट शुगर बढ़ने की संभावना रहती है वो स्टार्च से है। तो अगर हम स्टार्च, हमारे कुकिंग का मेथड अलग होना चाहिए। जैसे चावल को अगर हम ज्यादा पानी में उबालें और जितना भी उसमें स्टार्च है या माड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर निकाल दें, तो हम दोनों टाइम चावल खा सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन या बंगालीज करते हैं। तो चावल बिल्कुल भी मना नहीं है। इसी तरह से आलू भी अगर हम उबाल के खाएं और उसका भी पानी, जिसमें कि ज्यादातर स्टार्च उसके पानी में आ जाता है, अगर उस वैसा आलू अगर हम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आलू खाने में। तो आलू और चावल मना नहीं है। ये हमारे, क्योंकि ये बहुत ही, कुछ लोग तो चावल बिहार में भी, बंगाल में भी, और बहुत टेस्ट के लिए आलू भी फिलर के रूप में भी, सब्जी और सस्ता भी है। तो हमारी डाइट में एक अहम हिस्सा है। तो आलू और चावल बिल्कुल भी मना।
डॉक्टर सुनील, जब हम बाज़ार जाते हैं और पैकेट बंद चीज़ें ख़रीदते हैं, अगर उस पे लिखा होता है नो एडेड शुगर, तो हम इत्मीनान में आ जाते हैं कि भाई हाँ, इसमें शुगर नहीं है, ये हमारे लिए सेफ़ है, अगर हमें डायबिटीज़ है तो हम इसे खा सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये जो डब्बे हैं, डब्बे और पैकेट में जो खाना मिलता है, इनके लेबल पढ़कर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें छुपी हुई शुगर है? डेफिनेटली आजकल हमारी लाइफ के अंदर पैकेट फूड्स का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और हर फूड पैकेट्स के ऊपर फूड लेबलिंग रहता है। उसके फ्रंट में भी रहता है, बैक में भी रहता है और साइड में भी रहता है। उसमें लिखा रहता है पर कंटेनर्स में कितना सर्विंग्स है और पर सर्विंग्स में कितना कैलोरीज है और कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या उसमें एडेड शुगर है या जीरो शुगर है। लेकिन ज्यादातर फूड पैकेट्स के अंदर लिखा तो होता है जीरो शुगर, लेकिन उसके अंदर इनबिल्ट शुगर भी होता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक ही कहता हूँ कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो हमेशा माइंडफुली आप शॉप करें, उसके फूड लेवल को आप चेक करें, उसमें पर सर्विंग्स में कितना कैलोरीज है, कितना उसमें कार्ब है और उसके अंदर एक्स्ट्रा एडेड शुगर है या नहीं है। बिकॉज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जूसेस की, आज की तारीख में बहुत सारे पैकेट फूड में जूसेस अवेलेबल है, बहुत सारे लीडिंग नेम्स है जो हम लोग सभी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली उनको लिखा होता है नो एडेड शुगर, लेकिन उनके अंदर इनबिल्ट शुगर तो होता ही है। सपोज 150 ml के आसपास पैकिंग है तो उसमें करीब 14 ग्राम के आसपास ऑलमोस्ट शुगर कंटेंट तो रहता ही रहता है। तो बेसिकली हमेशा शॉपिंग से पहले ये डिसाइड करें कि आप जो पैकेट खरीदने जा रहे हैं उसके अंदर कितना शुगर है और मेरी हेल्थ के लिए वो कितना बेनिफिशियल है या हम मेरे लिए हार्मफुल है। तो डॉक्टर सुनील, अगर किसी डब्बे पे, किसी पैकेट पे नो एडेड शुगर लिखा हुआ है, तो हम अपने ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि नहीं, इत्मीनान में नहीं आना है कि इसमें एकदम शुगर नहीं है और आपका जितना मन कर रहा है आप खाए जा रहे हैं, ये करना भी गलत होगा? डेफिनेटली ये करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि पैकेट फूड पे जीरो शुगर लिखा है, बिकॉज हम देख सकते हैं बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स भी लिखे रहते हैं कि जीरो शुगर, जो आजकल बच्चे काफी यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कि इसमें जीरो शुगर है, उसमें इनबिल्ट शुगर तो फिर भी मौजूद है, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हमेशा कुछ भी चीज यूज करने से पहले या खाने से पहले या पीने से पहले हमें चेक करना होगा उसमें शुगर की अमाउंट कितनी है और वो मेरे लिए बेनिफिशियल या हार्मफुल है। और ये सब अच्छे से लेबल पे लिखा रहता है, तो अगर आप लेबल पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए, हम सबको मीठे स्नैक्स खाना पीना बहुत पसंद है, पर हाँ, मीठा हमारी सेहत का दोस्त तो नहीं है, इतना हम सबको समझ में आ गया है। तो क्या कुछ बेहतर और हेल्दी विकल्प हैं इन मीठे स्नैक्स के? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खाने में हमें क्या खाना है। जैसे अभी बात हुई कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हमें कम खाना है। कहने के मतलब कि वसा है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, कैलोरीज की मात्रा है, कम खाना है। अब कम तो खाना है, लेकिन फिर हम खाएं क्या, उसका विकल्प क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए। और इससे बड़ी बात दूसरी ये होती है कि खाना तो हमने खा लिया, लेकिन उसके बाद जो स्नैक्स कब आते हैं, जब 2 3 4 घंटे बाद हमें फिर से भूख लगती है। और डायबिटीज के मरीज को वैसे भी बताया जाता है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए। तो बार बार तो वो रोटी वगैरह नहीं खा सकता पूरे दिन। उसके लिए उनके लिए कुछ अच्छे सिंपल विकल्प होते हैं। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम ज्यादा रिफाइंड चीजें नहीं खाएं। रिफाइंड का मतलब होता है जैसे मैदे की बनी हुई या पैक्ड फूड, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, उसमें काफी हद तक रिफाइंड खाना होता है। रिफाइंड मतलब जिसको बहुत ही रिफाइन किया गया है, पैक किया गया है। ये जो सब जितने भी होते हैं, इनमें इनकी कैलोरीज इसमें ज्यादा मिलती हैं, इसमें फाइबर थोड़ा कम हो जाता है हर चीज में। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि फाइबर जो है, जो कि रेशे नुमा चीज है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो क्या खाएं हम एक तो सब्जियों के सूप्स वगैरह ले सकते हैं। स्पेशली जैसे शाम की भूख है, हमारी 5 6 बज रहे हैं, हमने सूप्स बना लिए, सब्जियों के सूप्स बना लिए। हम फल खा सकते हैं, उसमें भी जो कम मीठे रेशेदार फल हैं, जैसे कि सेब है, मौसम्बी चबा के खानी है, रस नहीं निकालना है। रस में क्या होता है कि जो मेन रेशा होता है वो तो हम फेंक देते हैं, लेकिन रेशा इसमें इसलिए कारगर होता है कि रेशा होने की वजह से जब फल में रेशे के साथ खाते हैं, हम एज अ फ्रूट खाते हैं पूरा साबुत, तब उसमें क्योंकि रेशे की वजह से ग्लूकोज का लेवल धीमे धीमे बढ़ता है और बॉडी उसको कंट्रोल कर पाती है। इसी तरह से अमरूद हुआ, पपीता हुआ, ये फल खाए जा सकते हैं।
इसके अलावा नट्स होते हैं कुछ जिनको भी हम ले सकते हैं। चना ले सकते हैं, भुना चना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हम ले सकते हैं। स्नैक्स हम फ्राइड मना करते हैं, लेकिन हम रोस्टेड ले सकते हैं। रोस्टेड का मतलब जो सिके हुए होते हैं, रोस्टेड होते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। अ, गर्मियों के मौसम में दही छाछ वगैरह एक अच्छे ऑप्शन है, जिनको यदि हम पी लें तो हमें काफी हद तक ऐसा लगता है कि हमारी भूख मिट गई। तो काफी तरह से लाइक ऐसे स्नैक्स ये जो हमें ऐसे रखने चाहिए, ऐसे फिलर्स रखने चाहिए जो कि हमें जब भूख लगती है बीच में तब हम लें। क्योंकि जब डायबिटीज होता है और डायबिटीज की दवाई चलती है तो हम ये भी नहीं चाहते कि मरीज सिर्फ 2 बार खाना खाए, बीच में कुछ भी ना खाए। हम चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा बार बार खाए। तो उसे अपना ऐसा पूरा सवेरे और शाम के वक्त का ऐसे शेड्यूल बना के रखना चाहिए कि रोज कुछ खाए। कभी वो फ्रेश काले चने या अंकुरित मूंग या ऐसा कुछ बना के भी खा सकते हैं। तो विकल्प तो बहुत हैं, अनेकों हैं। पेशेंट्स को चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करके ये विकल्प देख लें क्या क्या है, और रोज कुछ नया नया निकालें जिससे उन्हें इसको बोरिंग भी ना लगे, अपनी डाइट भी अच्छी लगे, खाने में भी उनको मजा है, और उसी साथ साथ में उनको कैलोरीज भी बहुत ज्यादा न मिले। थैंक यू डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही बेहतरीन टिप्स दी हैं हमारे ऑडियंस को। डॉक्टर सुबोध, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम मीठा खाते हैं, आखिर उसे खाने से हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम मीठा कम करके अपनी डाइट से या उसको हटा के अपनी डाइट से डायबिटीज़ का रिस्क कैसे घटा सकते हैं? मीठा खाने से जो हमारा ग्लूकोज का स्तर है, एक तो जैसे ही हम मीठा यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट है, जैसे मोनोसेकेराइड्स है, ग्लूकोज है या माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये डाइसेक्राइड्स, जब हम डायरेक्ट मीठा लेते हैं अपने खाने में, ये सीधे, इसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है या बहुत कम आवश्यकता होती है, ये सीधे ही हमारे खाने से हमारे खून में मिल जाते हैं या इनका अवशोषण यानी कि उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड में हो जाता है, जिससे कि एक बहुत हाई पीक या स्पाइक आता है शुगर लेवल का, जो खाने के बाद, इसको लेने के बाद सीधे बहुत हाई शुगर होता है। और जितना ही हाई शुगर होगा उतना ही उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा, दवाइयों के लिए भी या इंसुलिन के लिए भी। तो ये, और स्पाइक से वेरिएशन बहुत आते हैं जिसको कि हम लोग ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। और ये हाई और लो, जो ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी है, हाई ग्लाइसीमिक वेरिएबिलिटी, इससे जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, जो कि मधुमेह रोग से उत्पन्न होने वाली जटिलताएं हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। तो हमें करना ये है कि हमें ये जो स्पाइक्स है या बहुत हाई ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है, इसको रोकना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मीठा ना खाएं। मीठे को अवॉइड करने से हमारी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कम होती है और कंट्रोल अच्छा रहता है, जिससे जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या दीर्घकालिक जटिलताएं हैं डायबिटीज की वजह से, जैसे कि उनके असर हमारे आंख के पर्दे पर, रेटिना पर, या हमारे किडनी पर, या जो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पैरों की नसें हैं, उन पर, और हृदय रोग जैसे होते हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, ये जटिलताएं जो दीर्घकालिक जटिलताएं हैं, ये बहुत कम होती है या तो नहीं होती है, या अगर होती है तो इनकी तीव्रता या सीवियरिटी बहुत कम होती है। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत जरूरी है, इसीलिए हम मीठा खाने को मना करते हैं। अगर कंट्रोल अच्छा रहता है तो ये सारी जटिलताएं कम होने से हमें आगे आने वाली परेशानियां बहुत कम होंगी, डॉक्टर्स के लिए भी और मरीजों के लिए भी, जो आगे जिनका 10 साल 12 साल में जो पुरानी बीमारी हो गई डायबिटीज की, उससे जो ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इससे एक तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारी जिंदगी जो है वो दुष्कर हो जाती है, और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन भी बहुत आता है। तो जितने ही कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आप भी खुशहाल रहेंगे, आपकी जिंदगी भी अच्छी बीतेगी, आपके परिवार पर भी आर्थिक बोझ कम आएगा। इसलिए अगर मीठा ना लें
तो बहुत अच्छा है। और डायरेक्ट मीठा तो बिल्कुल भी ना। डॉक्टर सुनील, अगर आप हमें ये समझा दें और हमारे ऑडियंस को बहुत ही आसान भाषा में ये बता दें कि अगर अपनी शुगर को कंट्रोल करना है तो उनको एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है? एक्सरसाइज का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ शुगर कंट्रोल में नहीं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्लस वेट कंट्रोल, ये सारी चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वर्तमान में भारत में जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज में, उनमें 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। उसका जो मुख्य रीजन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मेन जो कारण है वो है हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी प्लस हमारी इम्बैलेंस डाइट, और तीसरा स्ट्रेस। तो बेसिकली एक्सरसाइज करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कम होता है या खत्म होता है। बिकॉज एक्सरसाइज करने से शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। बिकॉज ओवरवेट की वजह से इंसुलिन प्रॉपरली हमारे शरीर में काम नहीं कर पाता। बिकॉज जब शरीर के अंदर चिकनाई या फैट इकट्ठी जाती है तो इंसुलिन प्रॉपरली पेरिफेरल टिश्यूज में या मसल्स में जो ग्लूकोज के लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से हमारा वजन कम होता है। वजन कम होने की वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी काफी कम हो जाते हैं, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आपके लिए एक्सरसाइज करना और व्यायाम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काफी सारे पेशेंट कहते हैं कि मेरे लिए ये संभव नहीं है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, बिकॉज़ द वर्ड इज आई एम पॉसिबल। जो आप देख सकते हैं इम्पॉसिबल का जो स्पेलिंग है, आई एम पॉसिबल। दूसरा, पानी जब चलता है तो पानी बिल्कुल फ्रेश रहता है, लेकिन जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो पानी में स्मेल यानी बदबू या गंध आने लग जाती है। उसी तरह से जब हम व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर भी गंध आना या स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इन फॉर्म ऑफ डिजीज, बीमारियों के रूप में। जैसे हम कह सकते हैं हमारा वजन सामान्य से ज्यादा बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो गया, तो हमारे किडनी फेलियर हो गया, या लीवर फेलियर हो गया, या फीमेल्स में पीसीओडी के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। यानी चलना हर आदमी के लिए जरूरी है। बिकॉज ऐसे गाने भी बहुत सारे हैं कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यानी चलना जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, मतलब वॉट एवर कुछ भी करना है, शरीर पे इन्वेस्ट करना है। बिकॉज जब हम पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली कुछ पैसा अपने शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं, खाने के रूप में, फलों के रूप में या पीने के रूप में। और बाकी जो बचा हुआ पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं। उसी तरह से बॉडी को फिट करने के लिए, उस रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम कहते हैं हम फिट तो हम फिट। डॉक्टर स्वाति, हमें चलिए ये तो समझ में आ गया कि शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। पर कौन सी एक्सरसाइज और कितनी? क्योंकि देखिए हर इंसान के लिए अलग हो सकती है, इसके बारे में हमें बताइए। सबको पता होना चाहिए कि ये तो सब ज्यादातर जानते ही हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है। उससे वजन भी घटता है, शुगर भी घटती है, बीपी भी घटता है, बैलेंस बनता है, जोड़ों पे फायदा होता है, मन अच्छा हो जाता है, एक रिलैक्सेशन फील होता है, बहुत तेरे फायदे होते हैं। मतलब हम अगर एक्सरसाइज की बात करें और उनके फायदे लिखने लगे तो मतलब एक किताब बन जाए, इतने इतने ज्यादा फायदे होते हैं। तो हमें ये हर किसी को समझना चाहिए, सिर्फ डायबिटीज के मरीज को नहीं, पर उसको भी जो कि डायबिटीज की तरफ जा रहा है, या नॉर्मल हर व्यक्ति को एक्सरसाइज करना बहुत ही फायदेमंद है। अब ये कहने के बाद अब दूसरा प्रश्न आता है जो आपने कहा कि कौन सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम देखें तो मेनली 3 तरह की होती हैं, एरोबिक्स होती हैं, रेजिस्टेंस होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं। इसको हम साधारण शब्दों में कहें तो एरोबिक्स एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि हम काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं, जो कि एक रिदमिक रिपीटेटिव होती है। मतलब जो चीज जैसे चलना है, दौड़ना है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इसमें क्या होता है, हम वही चीज, वही हमारे मांसपेशियों के जो ग्रुप्स है ना, वो लगातार वो कार्य कर रहे हैं, लगातार से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। तो ये जो रिपीटेटिव जो आती हैं, रेगुलर रिपीटेटिव जो एक्सरसाइज होती है, जो हम लगातार एक के बाद एक जो कार्य जो करे जा रहे हैं उसको, तो वो हो जाता है एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइजेस सबसे कॉमन एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि चलना है, थोड़ा जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सारी की सारी एरोबिक्स में आती हैं, सबसे कॉमनली की जाती हैं।
लगभग हमें 20 कितनी देर करनी है, ये भी कई लोग पूछते हैं। तो 150 गाइडलाइंस की हम बात करें तो 150 मिनट हफ्ते भर में लगभग हमारी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं कि हम रोज़ाना कर रहे हैं, तो लगभग 20 मिनट तक हमें रोज़ाना एक्सरसाइज यदि हम कर लेते हैं, तो वो एक तरह से ठीक-ठाक है, सफिशिएंट है। किस स्पीड पे आपको चलना है, कितनी गति में आपको दौड़ना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपकी आदत कितनी बनी हुई है। यदि आप बिल्कुल नहीं चल रहे और आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब आपको चलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पड़ोसी को देख के एकदम स्पीड पे चलने लगे, नहीं। आप धीमे-धीमे शुरुआत करिए, धीमे-धीमे बढ़ाइए, आराम से करिए। इस तरह से करिए कि एक्सरसाइज भी हो और आपको अच्छा भी लगना चाहिए। यदि आपको कष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। तो ये तो हुई एक तो एरोबिक एक्सरसाइजेज। दूसरी होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज क्या होती है कि मसल्स को ताकत देती हैं। ये ज्यादातर कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज इन्हें बोलते हैं। ये कोई बैंड से कर सकते हैं या कोई वेट्स उठा के कर सकते हैं या बॉडी को भी वजन बना के, जैसे हम जो के कुछ कई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है वो करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, दूसरा ग्रुप की जो मैं बात कर रही हूँ, ये आप अपने डॉक्टर के सलाह से करें, पहले उनसे सलाह कर लें। क्योंकि ये एक्सरसाइज़ेज़ की भी कम जाती हैं और इनमें कभी-कभी यदि सही तरीके से नहीं करी तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अपने डॉक्टर से सलाह करें और फिर करें। इससे क्या होगा कि आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। और तीसरा जो ग्रुप है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज़ेज़। उसमें ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमें बैलेंस बनाना हम सीखते हैं। बैलेंस के लिए एक जापानीज में ताई ची है और इंडियन जो है वो योगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है। इससे हम बैलेंस और अपने आप को कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी करते हैं। तो एक्सरसाइजेस हमें यदि हम रोज करते हैं तो हमें 20 से 30 मिनट करनी है। अगर आप रोज नहीं कर सकते, आप हफ्ते में 5 दिन का टारगेट भी कर सकते हैं। 20-20 मिनट, 20 से 30 मिनट की 5 दिन करिए। कोशिश प्रयास ये रहना चाहिए कि जिन 2 दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी, वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 2 दिन लगातार यदि नहीं करी, तो वो बॉडी पे एक थोड़ा सा वो सही नहीं रहता। आज आपने नहीं करी, तो फिर आप 4 दिन बाद फिर एक गैप दे सकते हैं। प्रयास ये रहना चाहिए कि हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करें और यदि हम कम भी करें, लेकिन हम उसे करें रेगुलर। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज में। हमें बहुत उतार चढ़ाव, बढ़ाना घटाना ये नहीं होना चाहिए। एक जितनी हम करते हैं वो हम नियमित तौर से करते रहें। डॉक्टर सुबोध, हमने हमेशा डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों बहुत ज़रूरी हैं। इससे जुड़े मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि किस तरह की डाइट, और दूसरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज करते हुए आप अपना ब्लड शुगर कैसे मैनेज कर सकते हैं। डाइट की बात करें तो यह जो आहार है वो डायबिटीज का मेन स्टेज है, क्योंकि जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत डिपेंड करते हैं कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। तो अभी तक डाइट पे बहुत सारी बात हो गई, लेकिन हमारी जो पुरानी भारतीय पद्धति थी, जो पुराने तरह से हम लोग खाते थे, नंबर 1 तो शाकाहार, और शाकाहार पर ज्यादा जोर, जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि जितने भी रेशेदार सब्जियां हैं, फल हैं, और प्रैक्टिकली हम सब कुछ खा सकते हैं। बहुत से लोग मरीज का हमारे सवाल होते हैं आते ही समय में, कहते हैं अब तो सारी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो हम कुछ खा ही नहीं सकते। तो मेरा सवाल उनसे यही रहता है आपसे कि भाई आप सब कुछ खा सकते हो, अच्छा आप हमें बताओ कि क्या चीज मना है। तो मेन उनका यही रहता है कि जैसे कि आलू चावल नहीं खा सकते, तो वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि आलू चावल खा सकते हैं। दूसरा, फिर हम कहते हैं कि मीठा ही जिंदगी नहीं है। अगर आप चीनी ही खाना चाहते हैं, तो अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन है, अच्छे से कंट्रोल है, HbA1c आपका 6.57 तक है, और फास्टिंग पीपी या रैंडम वैल्यूज आपकी नॉर्मल है, तो आप कभी कभी वंस इन ए मंथ या वंस इन 14 डेज 15 डेज, आप अगर आपने एक मीठी चाय पी भी लिया है या थोड़ा सा मीठा खा भी लिया है, गाइडलाइंस की बात करें तो इवन ये हम आमतौर पर मरीजों को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो उसका अन्यथा अर्थ लेंगे कि 5% ऑफ योर टोटल कैलोरीज, डेली कैलोरीज, दे कैन कम इवन विद डायरेक्ट शुगर। डायरेक्ट शुगर भी आप, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगता है हमको कभी कभी जाड़ में, जैसे गांव से ग्रामीण परिवेश से महिलाएं आ जाती है, उम्रदार महिलाएं हैं 50-60 साल की,
वो कहती है साहब थोड़ा सा गुड़ की चाय हम लेते हैं एक बार, और अगर मैं देखता हूँ कि उनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन्ड है, उनका HbA1c ठीक चल रहा है, तो देयर इज नो हार्म। अगर थोड़ा सा मिठास उनके जीवन में एक छोटे से गुड़ की डली से आती है तो कोई उससे नुकसान नहीं है। लेकिन कोई इसको रेगुलरली और उसका शुगर कंट्रोल नहीं है, यहाँ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, हम उनको चेतावनी देते हैं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो बिल्कुल भी डायरेक्ट शुगर आप नहीं ले सकते। बाकी खाने में जो शाकाहारी भोजन पर हमारा ज्यादा जोर रहता है, और संतुलित आहार, इसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और सभी प्रकार की सब्जियां, नाम लेने के लिए बहुत सारा है कि जाड़े में गोभी है, परवल है, टमाटर है, मटर है, भिंडी है गर्मी के लिए, और करेला तो सब सब स्टफल रूप से खाना शुरू कर देते हैं। तो करेले को सब्जी की ही तरह लें। बहुत सारे मरीज जो है हमसे सवाल करने लगते हैं कि करेले का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, और कितना लें, तो वो परिमाण तो बताना ठीक नहीं, हम कहते हैं सब्जी के रूप में आप लो तो अच्छा है। जितने भी न्यूट्रिशन, जिनमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, जैसे भिंडी है, अगर उसको भिगो के उसके पानी का जो न्यूट्रिशन, वो हेल्प करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में डिले करता है। तो सभी तरह की सब्जियां, संतुलित आहार, सभी तरह के हाँ, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा चिकना तला नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करें। और एक बात, प्रोटीन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कोई भी तरह की डाइट हो, हम इंडियंस जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। सभी की थाली में कार्बोहाइड्रेट तो 60 से 70% होता है, फैट 20 से 25%, और 5% भी जो है वो प्रोटीन नहीं होता। तो प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है, और हाई प्रोटीन डाइट जैसे दालें हैं, अंडा है, और अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो ये मना नहीं है कि मांसाहार नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर उसको लिमिट करें और रोस्टेड, भुना हुआ नहीं, डीप फ्राइड अवॉइड करें, तो मछली है या चिकन है, मटन को अवॉइड करें, और रेड मीट ले तो अच्छा है। तो सॉरी, व्हाइट मीट ले, रेड मीट ना ले। तो ये तरह का भोजन और संतुलित आहार से हम डाइट बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नॉर्मल डाइट पर रहें तो अच्छा रहेगा, शुगर का कंट्रोल अच्छा आएगा। रही बात की डाइट एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे डॉक्टर स्वाति ने बहुत डिटेल में बताया कि कितनी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। एक मैं कहना चाहूंगा थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन, जो कि जैसे अगर आपको कोई भी दीर्घकालिक जटिलता है, कोई क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है लाइक रेटिनोपैथी या न्यूरोपैथी, तो हमको जो है अपना, या हमें कोई कार्डियक कंडीशन है या रीनल कंडीशन है, हमारा किडनी फेल हो रखी है, रीनल फेलियर में है, हम क्रोनिक किडनी डिजीज है, या हार्ट का कंजेस्टिव फेलियर में है, तो ऐसे मरीजों को स्टेरनस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उनको अपने डॉक्टर से पूछ के या अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे सलाह लेकर ही और मिनिमल पॉसिबल एक्सरसाइज करनी चाहिए। वेट बेयरिंग या बहुत हैवी एक्सरसाइज उनके लिए मना है, और खासतौर से जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसमें बैंड या ऐसे, वो उनके लिए वो अवॉइड करें, क्योंकि इसका सीधा स्ट्रेन पड़ता है, और कई बार वो इंजरी भी हुई है, नुकसान भी हुआ है। तो कॉम्प्लिकेशंस वाले मरीजों के लिए वर्ड ऑफ कॉशन है कि वो अपने डॉक्टर से पूछ कर भी जो उनके लिए सूटेबल एक्सरसाइज है वो करें। डॉक्टर सुनील, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से बदलाव करके जो हमारा शुगर इनटेक है रोज़ का, उसे घटा सकते हैं और हम एक्टिव रहें। डायबिटीज तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट फॉर एवरीवन, जो सबके लिए जरूरी है। दूसरा, डायबिटीज होने का जो रीजन है बेसिकली इम्बैलेंस डाइट है और प्लस फिजिकल एक्टिविटी है, यानी कि हमें स्लीप ऑन टाइम, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, और पोर्शन साइज खाना चाहिए, मॉडरेशन में खाना चाहिए, और बैलेंस में खाना चाहिए। जैसे डॉक्टर सुबोध जी ने ऑलरेडी बताया संतुलित आहार के बारे में कि हमें जो डाइट है वो बैलेंस में लेना चाहिए। बिकॉज आज की टाइम में हम लोग देखें तो हमारे जो बच्चे हैं लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट तक खाना खाते रहते हैं। बिकॉज जब हम सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उस समय वो कहते हैं गुड नाइट,
और जब हम लोग कहते हैं गुड आफ्टरनून तो उनकी गुड मॉर्निंग हो रही होती है। और दूसरा, ग्रोसरी ऑनलाइन अवेलेबल होने की वजह से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो बेसिकली फिजिकली एक्टिव रहने के लिए और शुगर कंट्रोल में रखने के लिए हमें स्लीप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक ऑन टाइम, पानी हमें समय पे पीना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए, और एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करना चाहिए। एक्सरसाइज में चाहिए वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो या वो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज हो या फिर वो एरोबिक एक्सरसाइज हो, जो हमें रेगुलरली करना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें स्ट्रेस को जहां तक हो सके उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए, और स्ट्रेस कम करने के लिए हमें डाइवर्जन थेरेपी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है श्लोका 6.17 के ऊपर, युक्ताहार विहारस्य चेतस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नशीलस्य योगो भवति दुखा। यानी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ही बात कहा था कि जो समय पे सोता है, समय पे खाता है, कम खाता है, ज्यादा नहीं खाता है, वही योगी होता है। बिकॉज वर्तमान के अंदर भोग बढ़ता जा रहा है, भोग बढ़ने की वजह से लगातार रोग बढ़ता जा रहा है। तो हम भोग को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए योग करना अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज योग का जो रोल है बेसिकली वो यही है कि हमारी क्रेविंग्स को कम करता है। बिकॉज हम लोग तो कई सारे पेशेंट में कहते हैं कि मैंने प्राणायाम कर लिया, मैंने अनुलोम विलोम कर लिया, तो बेसिकली हम लोग इसे योग नहीं कहते हैं। योग की जो शुरुआत होती है बेसिकली आसन के साथ शुरुआत होती है। आसन से हम नेगेटिविटी को कम करते हैं, आसन करने के बाद हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के बाद में हम लोग मेडिटेशन करते हैं। यानी कि ये 3 फेज से मिलकर कंप्लीट होता है। इसलिए योग जो है वो हमारे भोग के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो हमारा भोग कंट्रोल में होता है तो हमारा रोग भी अंडर कंट्रोल होता है, यानी कि हमारा ब्लड शुगर लेवल भी अंडर कंट्रोल होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार होना चाहिए, और हमें पोर्शन साइज खाना चाहिए और मॉडरेशन में लेना चाहिए। यानी जीवन में संतुलन का होना और संयम का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम लोग बीमारियों के खतरे को टाल सके या उसे काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सके। यानी कि लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डायबिटीज एंड टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन अवर बॉडी। डॉक्टर स्वाति, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो हाई शुगर के शुरुआती लक्षण हैं ज़्यादातर वो बहुत पहचान में नहीं आते क्योंकि वो बहुत ही आम होते हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि जब उनका शुगर हाई होता है उस वक्त किस तरह के लक्षण या क्या संकेत देता है उनका शरीर, और क्या शुगर को रिवर्स किया जा सकता है पूरी तरह से? डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं शुरुआती, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं उसकी जानकारी रखना, क्योंकि डायबिटीज आजकल के टाइम पे बहुत ही आम बीमारी हो रही है, और आम बीमारी के साथ साथ ये बहुत ही कम उम्र में पाई जाने लगी है। इसलिए ये जरूरी है कि ज़्यादातर लोग ये जानें कि इसके लक्षण क्या हैं, जिसके रहते वो समय से इसको पहचान सके, अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा के आइडेंटिफाई कर सके, डायग्नोसिस कर सके। लक्षण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो एक आता है, एक वीकनेस सी सेट हो जाती है, कमजोरी आना, सडनली पेशेंट को लगता है थकान हो रही है, वो कार्य नहीं कर पा रहे, कमजोरी आ रही है, वजन घटने लगता है। बेसिकली इसमें क्योंकि शुगर जब बढ़ती है तो यूरिन में शुगर निकलने लगती है, और उसकी वजह से पेशेंट को एकदम ही वीकनेस की फीलिंग आती है। साथ में उसके क्या होता है कि वो यूरिन की मात्रा उनको बार बार आती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का अर्थ है कि पेशेंट को बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है। इसके रहते वो एक सॉर्ट ऑफ पानी की कमी बॉडी में बिल्डअप होने लगती है, जिससे उसे प्यास भी लगती है। तो पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास ज्यादा लगना। तो पेशेंट को प्यास खूब लगती है, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, और भूख भी कभी कभी अधिक लगने लगती है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो है कि एक सडन ऑनसेट वीकनेस सेट इन होती है, कमजोरी के लक्षण आने लगते हैं, और एक ऐसा लगता है कि जो काम हम अच्छे से पहले कर पाते थे वो अब हम नहीं कर पा रहे, और वो कभी-कभी वजन भी काफी एकदम ज्यादा मात्रा में घट जाता है। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बहुत सिंपल है, ब्लड शुगर टेस्ट करना खाली पेट पे भी किया जा सकता है, रैंडम भी किया जा सकता है। उसकी स्पेसिफिक लेवल्स हैं जिस पे आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और 1-3 महीने का भी एवरेज होता है HbA1c। ये सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो बहुत ही आसान है। आपको यदि किसी को भी ऐसे लक्षण आते हैं तो उन्हें अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लेना चाहिए, और जांच भी करवा लेनी चाहिए। इसे डिले नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि डिले नहीं करना चाहिए। कई बार पेशेंट्स कोई और प्रॉब्लम से आते हैं और हमें मिलता है कि उनकी
शुगर ज़्यादा है और उन्हें पता ही नहीं है। तो ये बड़ा नुकसानदायी है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं बॉडी के अंदर और उन्हें पता ही नहीं है। अब बात करी हमने रिवर्सल की। तो डायबिटीज रिवर्सल एक नया कॉन्सेप्ट है जो आ रहा है, जिसमें कि ये है कि जब शुरुआती फेज, जब अर्ली फेज में पेशेंट आता है, तो इस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस करे कि उनके जो बदलाव आ रहे हैं शुगर की वजह से वो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाए और पेशेंट फिर से नॉर्मल की तरफ चला जाए। तो इनिशियल जब स्टेजेस होता है डायबिटीज के, पहले वाला स्टेज आजकल हम कहते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जब क्लियर कट डायबिटीज नहीं होती है लेकिन थोड़ी मात्रा में शुगर बढ़ने लगती है, तभी से पेशेंट को सारे लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर देने चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस हमने अभी पिछले कुछ मिनटों में जो सारे सुने हैं, वो लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस, अच्छी मात्रा में एक्सरसाइजेस, डाइट रिस्ट्रिक्शन, ये दोनों डायबिटीज रिवर्सल में बहुत कारगर होते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ, आराम से शांति से रहना, स्ट्रेस नहीं रखना, नींद पूरी लेना, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरी नॉर्मल सिंपल चीजें हैं जो कि स्मोकिंग अवॉइड करना, अल्कोहल नहीं लेना, यदि अच्छा हाइजीन रखना, यदि आपको कोई लक्षण हो तो समय रहते अपने चिकित्सक को बताना। चिकित्सक की सारी बात सुनना, ये नहीं कि एक बार उन्होंने कुछ बताया आप उसको महीनों तक चला रहे हैं और उनसे मॉनिटर नहीं कर रहे, उनसे दोबारा परामर्श नहीं कर रहे। ये सब चीजों का यदि हम ध्यान रखें तो डायबिटीज ही नहीं, सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम कंट्रोल बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्वाति, थैंक यू डॉक्टर सुबोध और थैंक यू डॉक्टर सुनील। आप तीनों ने हमारे दर्शकों को बहुत काम की एडवाइस दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं और हमारे दर्शक आपकी दी गई एडवाइस को फॉलो करते हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा और हम शुगर कंट्रोल कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललन टॉप पे आने के लिए, हमें समय देने के लिए।